आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2005 समाजशास्त्र विषय की में। अगर जो आपको वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइंड, सेल्फ और सोसाइटी। माइंड, सेल्फ और सोसाइटी एक पुस्तक किसने लिखी है? जी.एच. मीड ने। जी.एच. मीड एक दार्शनिक के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे। जो मीड बहुत प्रसिद्ध पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है, जो कि 1934 में उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित होती है। इसमें उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान की एक नवीन समाजशास्त्री ढंग से व्याख्या की। सामाजिक मनोविज्ञान की नवीन समाजशास्त्री ढंग से व्याख्या की है। तो माइंड, सेल्फ और सोसाइटी किसकी पुस्तक है? जी.एच. मीड की है, जो कि कब प्रकाशित होती है? 1934 में। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है भूमिका संकल्पना? तो क्या है? परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में कौन सा है? परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने किया था। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा एक दूसरे के साथ जुड़ी है। समाजशास्त्र में रोल शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा किसी नाटक अथवा फिल्म में अभिनीत भूमिका के अर्थ में नहीं करते, जिसमें वह व्यक्ति के कार्य व्यवहार की नकल की जाती है। अभी तो उसमें कैसा होता है? वे भूमिका शब्द का प्रयोग किसी परिस्थिति से जुड़े हुए प्रकारों या दायित्वों के अर्थ में करते हैं। मतलब उस तरह जो अभिनेता फिल्मों में जिस तरह होता है उस तरह ना करके जो व्यक्ति कार्य करता है उससे जुड़ी हुई जो भूमिकाएं होती हैं उन प्रकारों से होता है, इस अर्थ में किया जाता है। उन दायित्वों के अर्थ में किया जाता है, प्रकारों के अर्थ में किया जाता है जो एक व्यक्ति करता है। आगे देखते हैं। निम्न में से यह विचार किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूह का अटूट अंग है? किसने किया? रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने। डेहरेनडॉर्फ का प्रमुख सिद्धांत वर्ग संघर्ष और भूमिका संघर्ष के क्षेत्र में है। उनका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूहों का अटूट अंग है। यांत्रिक एकता निम्न में किससे विकसित होती है? समानता से। यांत्रिक एकता से तात्पर्य समानता और एक रूपता से है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। इस समाज में के सदस्यों में नैतिक एवं मानसिक आधार पर अत्यधिक समानता होती है। और ये यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता किसने बताई थी? इमानुएल दुर्खिम ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद? ये ऑप्शन सी है आपका। क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द की रचना 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी। किसने की थी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द की रचना? हर्बर्ट ब्लूमर ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अमेरिकी सामाजिक मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है जो समाज के संबंधों का अध्ययन सामाजिक अध्ययनकर्ताओं में होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण के प्रक्रिया के संदर्भ में करता है, जिसे क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ कहते हैं। बाल हत्या और स्वजाति पक्षवाद निम्न में से किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है। अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का निवास, भाषा, रहन सहन अलग अलग होता है। अलग अलग संस्कृति होती तो उनके संस्कृति के मानदंड भी अलग अलग होंगे, तो उनका मूल्यांकन एक तरह से नहीं किया जा सकता है। और यही स्थिति ही सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। बाल हत्या एवं स्वजाति
भाजपावाद सांस्कृतिक सापेक्षता के उदाहरण हैं। आगे देखिए, पार्सन्स द्वारा निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? पार्सन ने एजिल प्रारूप बताया है और कैसे है देखिए, इसमें क्या होता है, आत्मसात्मीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, सात्मीकरण और तत्पश्चात आंतरिक है ना, AGIL है ना। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में सामाजिक क्रियाशीलता के संबंध में समन्वित ज्ञान प्राप्त किया। आगे देखिए, निम्नलिखित में भारत में बढ़ते हुए तलाक के कारण कौन कौन से हैं? भारत में तलाक के बढ़ते हुए कारण महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन है। आप पहले की भांति मूकदर्शक नहीं रहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज़ उठाती हैं। निम्नलिखित में धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार सामाजिक नियंत्रण है। धर्म मानवीय जीवन के अज्ञात और अज्ञेय पक्षों जैसे जीवन, मृत्यु और उसके अस्तित्व के रहस्यों को जानने और उसके साथ व्यवहार करने का तरीका है। यही नहीं, धर्म नैतिक निर्णयों को लेने की प्रक्रिया में उत्पन्न कठिन सामंजस्य की स्थिति में उसकी सहायता भी करता है। निम्नलिखित में कौन धर्म नहीं है? तो देखिए, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म, लेकिन शिव उपासक ये धर्म नहीं। शिव उपासक एक संप्रदाय से संबंधित है, यह धर्म नहीं अपितु एक घटक है, धर्म जो धर्म के अनुपालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, यह कथन गलत है ना। संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है, यह सही है। संस्कृति सामाजिकरण का मुख्य अंश है, सही है। संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। सामाजिक संरचना सामाजिक संस्थाओं और एजेंसियों, प्रतिमानों और लोगों द्वारा प्राप्त किए गए पदों और भूमिका रूपी अवयवों से निर्मित होती है। अतः यह कहना सही नहीं है कि संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। संस्कृति पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? ये किसकी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक समायोजन की। सांस्कृतिक पर्याय कौन इसकी है? सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक पर्याय सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो संस्कृतियों का समायोजन किया जाता है। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। परिवार और समाज के बीच में शिक्षा क्या कार्य करती है? पुल का कार्य करती है। यह विचार किसका है? ये विचार है टॉलकॉट पार्सन का। टॉलकॉट पार्सन का विचार है कि परिवार एवं समाज के बीच में शिक्षा पुल का कार्य करती है। पार्सन स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो परिवार एवं समाज के बीच कड़ी का कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सी, महिलाओं को शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन देखिए क्या है? गुणात्मक शिक्षा जीने की संभावनाओं को बढ़ाती है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, सही है। शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाती है, भी सही है। महिलाओं को शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, या सही नहीं, बल्कि ज्ञान वर्तमान युग में महिला और पुरुषों की शिक्षा अनुरक्षण करती है। आगे देखिए, आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखते हैं आगे कौन सी विशेषता धर्म की नहीं है। कुलवाद, धार्मिक बहुलता है, निजी धर्म है, और महिला धर्म है। लेकिन कुलवाद धर्म आदिम धर्म की विशेषता थी, यह आधुनिक धर्म की विशेषता नहीं है, क्योंकि उस समय सरल समाज था। कुलवाद अगर जो कहा जाए तो कुलवाद आदिम समाज की विशेषता थी। उस समय समाज सरल था। आधुनिक समाज में कुलवाद धर्म की विशेषता नहीं है,
विकसित और विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभरे हैं? तो कहते हैं एक माता या पिता परिवार, यानी कि सिंगल पेरेंट्स फैमिली जिसे हम कहते हैं। विकसित और विकासशील समाजों में एक माता या पिता परिवारों की अवधारणा बनता जा रहा है, जो पश्चिम संस्कृतियों का आधुनिकीकरण व मानवीय आवश्यकताओं की तुष्टीकरण है। निम्न में किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? किसमें नहीं है? बौद्ध धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है, यहूदी धर्म में है, इस्लाम में है और ईसाई धर्म में। धर्म में अलौकिकता की अवधारणा आदिम समाज की विशेषता थी या बौद्ध धर्म की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं। ब्लूमर के अनुसार संस्कृति अंतःक्रियावाद का निम्न परिभाषाओं में से कौन सी है? ब्लूमर के अनुसार संस्कृति अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में कौन है? तो ये प्रतीकों के अनुरूप व्यक्त क्रिया की व्याख्या करते हैं। प्रतीकों के अनुरूप व्यक्त क्रिया की व्याख्या करते हैं। ब्लूमर ने विचार किया है कि प्रतीकों के अनुरूप व्यक्त क्रिया की व्याख्या करते हैं। ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद सामाजिक व्यवस्था व्यापक रूप से मात्र अमूर्तीकरण है, जिसका व्यक्तियों की क्रियाओं से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जिसके द्वारा उनका निर्माण होता है। निम्न में किसने पहली बार समाजशास्त्र में रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग किया? किसने किया रोल सेट की अवधारणा का प्रयोग? चलिए देखते हैं। रोल सेट, और ये किया है आपका मार्टन ने। रोल सेट समाजशास्त्र में सर्वप्रथम रोल सेट की अवधारणा अमेरिकी समाजशास्त्री आर.के. मार्टन ने किया है। भूमिका विश्लेषण की समस्याओं पर एस.एफ. नॉडल ने विधिवत प्रकाश डाला है। नॉडल ने किस पे डाला है? भूमिका विश्लेषण पर। ठीक है। राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य है आदि। यह निम्न में से किस का उदाहरण है? इसका है ये परिस्थिति सेट का, है ना। तो मार्टन के अनुसार एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न और विशिष्ट परिस्थितियों के संकुल को परिस्थिति पुंज कहते हैं, या क्या कहेंगे? परिस्थिति पुंज कहेंगे या परिस्थिति सेट कहेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अदला बदली विवाह निम्न में कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ए, एक्स वाई की बहन से विवाह करता है, वाई उसके बदले एक्स की बहन से विवाह करता है। अदला बदली विवाह प्रायः आदिम समाजों में पाया जाता है। ग्रामीण उस भूमि में 50 वर्ष पहले आंशिक रूप से जातियों में पाया जाता है। इस प्रकार एक्स वाई की बहन से विवाह और वाई एक्स की बहन से विवाह करता है। इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिन फरवा विवाह कहते हैं। देखिए, ये कहीं कहीं राजस्थान में अभी भी राजस्थान के क्षेत्र में अभी भी इसके यदाकदा उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अपेक्षित समाजीकरण की अवधारणा निम्न में से किसने प्रयोग किया? तो मार्टन ने। अपेक्षित समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग मार्टन ने किया था। किसने किया समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग? मार्टन ने। समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसमें सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। निम्न में जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सही ढंग से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता संभव है। ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों के ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को व्यक्त किया है। यह विचार है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। निम्नलिखित में ये क्या है? ये है एक विश्वास है। पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। एक पुरुषवादी सोच का
परिचायक है, लेकिन यह माना जाए तो यह केवल विश्वास है, इसका यथार्थ यानी कि सत्य वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसा माना जा रहा है केवल। निम्न में से कूले किस के बीच अंतर करते हैं? तो कूले किसके बीच करते हैं? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच में, है ना। चलिए देखते हैं आगे। कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में बंटवारा किया। कूले प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण की अवधारणा के रचनाकार हैं। उनको पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। मानवतावादी समाजशास्त्री की बात करेंगे तो कौन है? चार्ल्स कूले। जातीय नस्लीय मध्यवाद एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किस श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही है, सांस्कृतिक विकास पर। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर आधारित है। निम्न में से कौन सा तत्व मार्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं? अलगाववाद। ये मार्टन के उसमें नहीं है, ये किसमें है? ये मार्क्स ने किया था। अलगाववाद मार्टन के विचलन की विश्लेषण में शामिल नहीं है। अलगाववाद मार्क्स की अवधारणा है। इसका अर्थ है स्वाविमुखता की स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक अपने कार्य से अलग हो जाते हैं। समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है संस्कृति? किसी समुदाय में रहने के ढंग को। समाजशास्त्र में संस्कृति किसी समुदाय में रहने के ढंग को दर्शाती है। व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। सामाजिक गतिशीलता व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी, शक्ति में हुए परिवर्तन संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को कहते हैं, जिसके माध्यम से समाज का अनुरक्षण बनता है। अगर समाज में गतिशीलता न हो तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता और निम्नता का बंटवारा होता है। स्त्रीकरण की वजह से ही समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार का क्या अर्थ है? यह एक अनुपयोगी परिणाम है। आगे देखिए, एक क्रिया का दुष्परिणाम है, एक क्रिया के अनेक परिणाम हैं, एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम हैं। मार्टन के अनुसार आकार वे निरीक्षित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ये उद्देश्य की पूर्ति में बाधक होते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति और व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य नाम दिया? किसने दिया? AR देसाई ने दिया। मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति आजन्म प्रतिबद्ध रहे भारतीय समाजशास्त्री AR देसाई की गणना बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। उन्होंने भारतीय संदर्भ में संस्कृति और व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य नाम दिया। किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? किसका है ये? रेडक्लिफ ब्राउन का है। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानवशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से हैं। दुर्खिम की भांति ब्राउन ने भी समाज की संरचना और विभिन्न संस्थाओं के प्रकारों की महत्ता पर बल दिया है। आगे देखिए, भारत में किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य की महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई लगती है। तो ये क्या है? राज्य। वह चर जिसका किसी तर्क अथवा किसी से कोई लेना देना नहीं होता स्वतंत्र चर कहलाता है। वह चर जिसका किसी तर्क अथवा किसी से कोई लेना देना नहीं होता है तो क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर कहलाता है। उपरोक्त कथन में बाल
मृत्यु दर के कारण महिलाओं की निरक्षरता है और महिलाओं की प्रतिशत दर भी बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। क्योंकि बाल मृत्यु दर एक स्वयं कारण है जो स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः केवल विकल्प ए अर्थात राज्य एक ऐसा चर है जिसका कारण से कोई लेना देना नहीं है ना। इस प्रकार राज्य एक स्वतंत्र चर माना गया है, लेकिन यूजीसी द्वारा विकल्प बी को सही माना गया है। आगे देखिए, एक महिला एक भार तोलन मशीन जिसके साथ उसके बच्चों ने भी छेड़छाड़ की हुई है, वह सही से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन दर्शाती का उपयोग करती है। जब भी वह अपना वजन करती है तो वह हर बार वही तोल मिलता है। इस तरह की मशीन द्वारा किया गया वजन क्या है? चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन बी हमारा भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं है ना। भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं, उपरोक्त कथन द्वारा विकल्प बी सही है, क्योंकि उसे मशीन द्वारा बताया गया वजन उस महिला के लिए भरोसेमंद है परंतु उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, एक स्वस्थ योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से चिंतित है। वह इलाके में कई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है। इसके लिए उसे वहाँ आंकड़े चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे निम्न में से कौन सा शोध प्रारूप अपनाना चाहिए? तो ये अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप अपनाना चाहिए। यह अनुसंधान उस विषयों का अध्ययन करता है जिसके विषय में या तो कोई जानकारी नहीं होती या जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। सामान्यतः इस प्रकार का अनुसंधान कैसा होता है? गुणात्मक होता है, जो परिकल्पना निर्माण, परिकल्पनाओं और सिद्धांतों के परीक्षण में लाभदायक होता है। आगे देखिए, सांख्यिकी उपकल्पना में दो औसत x1 बार और x2 बार होते, निम्न में से कौन से? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा है? x1 बार बराबर x2 बार। सांख्यिकी नल उपकल्पना में औसत सदैव शून्य होता है, इसीलिए x1 बार और x2 बार विकल्प ए नहीं है। भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधि नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से कम खर्चा वाली नमूना विधि कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? बहुस्तरीय झुंड नमूना। इस प्रतिदर्शन में भी वही प्रक्रिया है जो बहुचरणीय प्रतिदर्शन में होती है, अर्थात प्राथमिक चयन, द्वितीयक चयन आदि। फिर भी बहुपक्षीय प्रतिदर्शन प्रक्रिया में दूसरे प्रतिदर्श को निकालने से पूर्व प्रत्येक प्रतिदर्श को भलीभांति अध्ययन किया जाता है। परिणाम स्वरूप जहाँ बहुचरणीय प्रदर्शन में केवल संकेत अंतिम प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है, बहुपक्षीय प्रतिदर्शन में सभी प्रतिदर्शों का अन्वेषण किया जाता है। इसमें दूसरी विधियों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। आगे देखिए, परिवार की आय एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लगाता है, जिसका मूल्य 1.0 है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि आय और स्कूल प्रदर्शन का गहरा संबंध है। जब दो या दो से अधिक चरों के सहसंबंध गुणांक +1 प्लस 0.75 से +1 -1 के मध्य हो अथवा 1 हो तो उसे उच्च सहसंबंध कहते हैं।
आगे देखिए, जब कई स्त्री निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण किस वसूल पर आधारित होता है, यानी किस पे आधारित होता है। तो किस पे आधारित होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्तरों के बीच अंतर को बढ़ना और प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को कम करना। स्तरों के बीच के अंतर को बढ़ाना और प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को कम करना। जब कोई स्त्री निरुद्देश्य नमूने का प्रयोग करने का फैसला करता है तो स्त्रीकरण स्तरों के बीच में अंतर को क्या करता है? बढ़ा देता है। और तथा प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को क्या कर देता है? कम कर देता है। मानक विचलन है। क्या है मानक विचलन? मानक विचलन व्यक्तिगत मूल्य में विचलित वर्ग का औसत वर्गमूल विचलित मानक है। मानक विचलन व्यक्तिगत मूल्य के विचलित वर्गमूलों का औसत वर्गमूल मानक विचलित मानक है। औसत वर्गमूल विचलित मानक है ये मानक विचलन। आगे देखिए, मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। क्या है? मापन की इकाई बारंबारता वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप बदलाव का सहसंबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और समाजशास्त्र के विषय में कोर्स शोध अध्ययन की पद्धति के 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए उसमें ये दिया गया है। आगे देखिए, इसके सलूशन पे आते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं जो कि औसत निकालना है, माध्यिका निकालना है इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 क्या है? इसमें सुमेलित करना है तो क्या हो जाएगा? मेरा एक इकलौता पति, तो क्या हो जाएगा? ये एक पति या एक पत्नी है ना, ये हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्या है? राधा मेरी पहली संतान थी, सीता मेरी दूसरी संतान थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो ये कैसा होगा? ये बहुपत्नी है ना। राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी थी, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो ये कौन सा हुआ? बहुपत्नी हुआ। मेरे पतियों से मिली है, तो ये क्या हुआ? बहुपति हुआ, है ना। विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तबाह किए जाएं, ये क्या है? रक्त संबंधी। आगे देखिए, बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। संदर्भ समूह एक समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें किसी एक समूह का व्यक्ति दूसरे समूह के व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसके प्रकारों को अपनाने लगता है। अतः अभिकथन एक अतः कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। सही मिलान है। देखिए तो क्या है? मैकआवर और पेज। हंसिए के समुदाय। टी पार्सन। आदर्शात्मक चल, ये आदर्शात्मक चर होना चाहिए था। आर के मुखर्जी। मी। आर के मार्टन। मिडिल रेंज थ्योरी। आर के मार्टन कौन सा है? मिडिल रेंज थ्योरी। ठीक है, आगे देखिए, आप सामाजिक तथ्य को कैसे ध्यान करेंगे? यह है, ऑप्शन हमारे दिए हैं, मानव मस्तिष्क के बाह्य, प्रतिबंधक, आम और व्यक्तियों के योग। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 1, 2 और 3, मानव मस्तिष्क के बाह्य, प्रतिबंधक और आम।
दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों की विवेचना दो प्रमुख वस्तुनिष्ठ मानदंडों में प्रस्तुत की। वह वैज्ञानिक में मस्तिष्क से बाहर होनी चाहिए। उसका वैज्ञानिक पद कुछ अनिवार्यता मूलक या बाध्यता मूलक प्रभाव होना चाहिए। युक्त की अवधारणा निम्न में से किसने दी? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, इमाइल दुर्खैम। इमाइल दुर्खैम को आधुनिक समाजशास्त्र के विषय में संस्थापकों में अग्रणी परिवर्तक माना जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नए अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा प्रतिपादित किया। सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति जब किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में होती है तो उन्हें ही हम सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। निम्नलिखित चार विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योगदान दिया: आर के मार्टन, ऑगस्ट कॉम्टे, टलगट पार्सन और लेविनोव्स्की। निम्न में से सही अनुक्रम क्या है इनका? तो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पहले नंबर पे आएंगे ऑगस्ट कॉम्टे, दूसरे नंबर पे आएंगे बी लेविनोव्स्की, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके टलगट पार्सन और आर के मार्टन आपके आखिरी में आएंगे। तो चार संरचनात्मक प्रकारवाद परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री का क्रम क्या होगा? ऑगस्ट कॉम्टे, बी लेविनोव्स्की, टलगट पार्सन और आर के मार्टन, है ना। और हमारा ये आखिरी, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जब यह माना जाता है कि उपकल्पना के 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है। जब यह सही होता है, उपकल्पना को रद्द करने के लिए 5% की संभावना होती है। जब यह माना जाता है कि उपकल्पना की 5% स्तर को महत्व को आंका जाता है तो इसका मतलब यह है कि जब यह सही होता है तो उपकल्पना को रद्द करने की 5% की संभावना होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।